हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। एंड आज हम लोग यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आज हम लोग पूरा इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और वो टॉपिक क्या है आपको दिख ही रहा होगा स्लाइड में, जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये जो हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा ये जान लेना ज़रूरी है कि क्या हमारे लिए ये यूजफुल है या बस ऐसे ही मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि जो स्पेशली एमपीपीएससी वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। मैंने जितने भी अभी तक आयोग आपके कराए हैं, उसके अलावा मैंने और भी अलग से आयोग कराए हुए हैं। मतलब देखो, कराए मैंने तो सारे आयोग हैं जितने कि आपके बुक में दिए गए हैं। तो इसमें से थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि है क्या ना, मैंने स्पेशली एमपीपीएससी का नाम लिया। उसमें क्या है कि वो पूरे आयोग नहीं दिए गए। जैसे कि देखो, मैं एक बार एमपीपीएससी के जो हमारा 10th यूनिट है पीटी की सिलेबस की मैं बात करूं, तो आप में से जितने भी होंगे एमपी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जो 19 जून को पेपर होने वाला है, राइट, तो अभी 21 वाला ही हो रहा, जो कि 19 जून को होना है, क्योंकि उसकी डेट अब आगे बढ़ चुकी है। तो पहले तो 24 अप्रैल को ही होना था, हाँ अब बढ़ चुकी है डेट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आयोग आते हैं, जैसे कि हम बात करें यदि कि कुछ संवैधानिक आयोग हैं, राइट, यानी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन कुछ हमारे क्या है, गैर संवैधानिक आयोग है। और उसके बाद कुछ अन्य भी होते हैं, तो इनमें भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमें संवैधानिक और गैर संवैधानिक में ही हमें पढ़ना है। तो संवैधानिक की बात करें, एक बार आप लोगों को मैं रिकॉल करा दूं कि संवैधानिक में हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे आपका निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया आपका। देन उसके बाद हम देखते हैं यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया। उसके बाद आपका आता है जो जीएसटी काउंसिल है, मतलब जीएसटी जो आपका टैक्स बनाएगा उसके लिए एक काउंसिल प्रॉपर बनाएगी, ये भी एक संवैधानिक निकाय, राइट। उसके बाद आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो ये कुछ पोस्टें हैं जो कि आपकी या के कुछ आयोग हैं जो हमारे संवैधानिक आयोग हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि जो गैर संवैधानिक आयोग है, तो उनमें से भी हमने कई सारे जो आयोग थे उनको देखा है, जो कि हमारे प्रॉपर सिलेबस में मेंशन है। जैसे कि हम बात करें नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग एक कैसा आयोग है, तो देखो ये एक कानून के द्वारा पास किया गया, बिल के द्वारा। और जो योजना आयोग है, अभी हम लोगों ने नीति आयोग नहीं पढ़ा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, एक दो बार जितने में भी बनेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। तो नीति आयोग हो गए, ठीक है। उसके बाद मानव अधिकार है, यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है। उसके बाद जो वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए जो कमीशन बना गया है। देन कुछ बाल संरक्षण आयोग बनाए गए हैं। उसके बाद जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पिछड़ा वर्ग है, ये आपके राष्ट्रीय आयोग हैं, ठीक है। उसके बाद सूचना आयोग आता है, सतर्कता आयोग आता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो आता है, खाद्य संरक्षण आयोग। ये कुछ आयोग है जो अभी पढ़ने बाकी हैं, जिनमें से हमने सूचना आयोग और सूचना आयोग तक ही अभी पढ़े हैं। और सूचना आयोग में सिर्फ देखो सिलेबस में दिया है सूचना आयोग। तो सूचना आयोग में एक हमारा है सेंट्रल लेवल का, एक है स्टेट लेवल का। तो अभी तो हम सेंट्रल का पढ़ चुके हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, बट अभी हमें ये पढ़ना है कि स्टेट लेवल का क्या है। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज से पहले हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, जरा उस पर भी एक बार नज़र दौड़ा लीजिए। ये हमने कवर किया था कि जो आयोग हैं वो कौन सी वार्ड मतलब कि मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। एंड आई होप कि आपने नोट्स अपनी प्रॉपर तरीके से बनाई होगी और वहाँ पे आपने लिखा होगा। तो आज इसमें थोड़ा सा और ऐड करना है चीज़ें, जो कि आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि मतलब कौन कौन से, तो मैंने इसको प्रॉपर अलग किया हुआ है। जैसे प्रॉपर अलग करने का मतलब ये है कि होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत कितने कितने मतलब कि जो हमारे आयोग हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा अलग अलग दिया गया है, तो मैंने एक जगह ही उसे लिखने की कोशिश की है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो होम अफेयर मिनिस्ट्री है, मतलब कि जो गृह मंत्रालय है, इसके अधीन तो हमने देखा था कि अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद और जो हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। उसके बाद आपका आएगा ह्यूमन राइट कमीशन। उसके बाद आपका आता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो नेशनल में अथॉरिटी बनाई गई है। ये कुछ आयोग हैं जो कि होम अफेयर के अंडर में आते हैं, ठीक है, यानी कि गृह मंत्रालय के। वर्तमान समय में आपको लिखना क्या है, और तो बाकी आप लिख ही चुके हो, आज जो अपनी नोट्स में वहीं पे मेंशन करना है कि वर्तमान समय में कौन सा मंत्रालय किसके अधीन है।
ज़्यादा मंत्रालय की बात नहीं करेंगे, जितने यहाँ पे दिए गए हैं सिर्फ उतने ही मंत्रालय की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अमित शाह जी के पास अभी क्या है, आपका मंत्रालय जो गृह मंत्रालय है वो वर्तमान समय में है। उसके बाद हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारा ये कार्मिक मंत्रालय है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से आते कार्य, मैंने बताया था कि जितने भी जॉब से रिलेटेड, थोड़ा सा बस याद करने का तरीका था, ऐसा कोई नहीं है कि जॉब से रिलेटेड ही होगा, बस मैंने याद करने के लिए बताया था कि मेजर इस यही आयोग शामिल है। जैसे कि आपका है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, सूचना आयोग है, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी है, एसएससी है। हाँ, एसएससी का मतलब कि जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। उसके बाद सीबीसी है, सीबीसी का फुल फॉर्म अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को सतर्क में, जो सतर्कता आयोग है, सॉरी समझ में आएगा, जो हमारा सतर्कता आयोग है उसे सीबीसी कहते हैं। सीबीआई है, ठीक है। तो ये कुछ है जो कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। तो जानना जरूरी है कि कार्मिक मंत्रालय किसके अंडर पे है, वो आपका वर्तमान समय में है पीएम नरेंद्र मोदी जी के अंडर में, ठीक है। तो होम अफेयर मिनिस्ट्री किसके अंडर पे है, अमित शाह जी के। और जो हमारा पर्सोनल मिनिस्ट्री है वो हमारे किसके अंडर में आ रही, पीएम यानी कार्मिक मंत्रालय पीएम मोदी जी के अंडर पे आती है। उसके बाद आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो लॉ एंड जस्टिस है, तो ये किसके अंडर पे आएगा। देखो पहले किरण रिजिजू सर जो थे, इनके अंडर पे क्या था, खेल मंत्रालय था, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो हमारा लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, तो ये जो हमारा न्यायिक मंत्रालय है, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, तो हाल फिलहाल में किरण रिजिजू जी के पास आ गया है, तो आपको याद रखना है। और इसके अंडर में जितने भी आयोग हैं, आई होप कि आपने जो मैं लिखवाई थी आप लिखे होंगे। अब आता है हमारा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय को आपको पता है कि अभी निर्मला सीतारमण जी के पास है, और ये पहली महिला है जो कि पूर्ण काल, मतलब पूरे काल तक अभी दूसरी बार कर रही हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो किरण कौन हो गई, निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री का पूरा देखती हैं, इनके अंडर पे है फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद आता है आपका जो है हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, यानी कि आप जिससे बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। ये किसके अंडर में है, तो भाई ये है जुबिन ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी। इनका पूरा नाम आपको शायद ना पता रहा हो, ये इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी करके है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, या तो स्मृति ईरानी भी याद रख सकते हैं कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके अंडर पे है, स्मृति ईरानी जी के अंडर पे। देन उसके बाद आता है कि यहाँ पे जो हमारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और इसके लिए जो मिनिस्ट्री बनाई गई है ये किसके अंडर पे आती है, तो ये आपकी जो मिनिस्ट्री है वो आएगी यहाँ पे हमारे जो राष्ट्र के, यानी कि इसमें है देवेंद्र कुमार, ठीक है, डॉक्टर सॉरी वीरेंद्र कुमार है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, तो किसके अंडर में आ रही है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के अंडर पे आती है, राइट। वर्तमान समय की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद आपकी एक और मिनिस्ट्री है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो आता है, तो उसमें आते हैं आपके यदि हम बात करें तो सी मुख्तार अब्बास, ठीक है। तो कौन आएंगे, किसके अंडर पे आती है, जो माइनॉरिटीज के लिए थी मिनिस्ट्री अफेयर जो बनाई गई है, माइनॉरिटी जो हमारी मतलब अल्पसंख्यक के लिए बात की जाती है, तो इसमें आपके आएंगे हमारे कौन है, मुख्तार अब्बास जी हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री थी, तो इसमें कौन अभी हैं वर्तमान समय में, कौन देख रहे हैं, इसमें आपके आ जाएंगे जो अर्जुन मुंडा सर हैं, ठीक है। ये अभी ट्राइबल मिनिस्ट्री देख रहे हैं। तो ये है कुछ बातें, जितनी यहाँ पे मिनिस्ट्री लिखी गई हैं मैं सिर्फ उन मिनिस्ट्रियों के मिनिस्टर को बताई हूँ, बाकी और भी बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनका नाम हम यहाँ पे नहीं लिए हैं, तो आपको ये याद रखना है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब आते हैं आगे, और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और इसके बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे कि क्या कैसे है, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो क्योंकि जानना तो ज़रूरी ही होता है। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, तो इसमें क्या हुआ था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, सबसे पहला तो हमने सेंटर में भी यही देखा, जो नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन था, और आपको वो बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। देखो स्टेट में है तो ऐसा नहीं कोई अलग कानून बन जाएगा,
चीज़ें कहीं ना कहीं सेम मिल जाती है हमें। ये किस कानून के तहत बना था, इसे हम गैर संवैधानिक क्यों कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये। तो गैर संवैधानिक क्यों कहते हैं, मतलब कि ये कोई ना कोई संसद में बिल लाया गया, उसे मतलब कि प्रॉपर तरीके से जितनी भी मेजोरिटी से पास होता है, पूरी उसकी प्रोसेस हुई, देन उसके बाद वो बिल पास होता है, तब जाके वो एक्ट बनता है। अब पॉलिटी में जब ये बिल वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, या हम लोगों ने एनसीईआरटी में पूरा पढ़ा था इसे, कि किस तरीके से एक बिल होता है फिर एक्ट बनता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि पहले तो संसद है, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उसके 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो अब बिल कहाँ पे आएगा, जो किसी भी काम के लिए बिल लाना है, ठीक है। अब भी जब बिल लाना है तो क्या करेंगे, चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, बिल वहाँ पे पारित किया जाता है, ठीक है। जब बिल पेश किया गया, उसमें से होता है कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, 1/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, जो भी इसका रेशियो होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि वो जब लोकसभा में या तो बिल लाया गया, तो लोकसभा के हेडों के तो उसमें से तो कुछ मेजोरिटी होनी ही चाहिए। उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी यदि उसे पारित कर दिया जाता है तो वो बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के पास वो बिल बन जाता है एक्ट। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया पहले, ठीक है, हम उसे कहते थे CAB, लेकिन जैसे ही ये बिल पास होके पारित हो गया, इस बिल को हम कहने लगे CAA। यानी कि ये जो था अभी तक क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, लेकिन बाद में क्या हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो चुका था। यानी कि अब इस पे कानूनी ठप्पा लग चुका था, ये बिल पारित हो चुका। तो ये बातें आपको याद रखनी है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये कानून द्वारा बनाया गया या ये गैर संवैधानिक, क्योंकि इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं मेंशन है। ऐसा नहीं है कि किसी आर्टिकल में हमने संशोधन किया या कुछ भी ऐसा किया है। पहले भी जो हमारे नागरिक थे उनके लिए कानून बनाया गया था, देन उसके बाद उसको संशोधित करते 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 यहाँ पे भी कानून बनाए गए। तो ये जो बातें हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं है, और इसलिए आप इससे कहते हो कि ये गैर संवैधानिक है। तो जब गैर संवैधानिक आयोग हम पढ़ते हैं, तो ये तो आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि पक्का किसी न किसी मतलब एक्ट में तो ये हुआ, मतलब कोई ना कोई एक्ट होगा और उसी के तहत इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इसमें कौन से एक्ट के तहत इसका फॉर्मेशन हुआ, तो ये हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन आपका एक यहीं से बन गया कि जो हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकार है वो हमें कब मिला, ठीक। राइट टू फॉर इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो कब पारित किया गया, वो आपका 2005 का होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, चाहे स्टेट PCS हो, UPSC हो, या अदर लेवल के भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं बिहार के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, मैंने वहाँ पे देखा अभी जो 66 नंबर की BPSC हुई 2020 की, उसमें मतलब यार इतना फैक्चुअल एग्जामिनर जा रहा है, आप समझ सकते हो कि क्या ट्रेंड है, ठीक है, एग्जाम का लेवल क्या है और हम किस लेवल पे जा रहे हैं। कि जो महात्मा गांधी जी हैं, और वो मतलब कौन सी कॉलेज में पढ़े थे, मतलब ये इतना कौन पढ़ता है यार, इतना डीप में कौन घुसता है कि महात्मा गांधी जी, चलो ठीक है, उनके मम्मी का ये नाम था, पापा का ये नाम था, इतने मतलब यहाँ पे जन्म हुआ, ये हुआ, ठीक है। अफ्रीका गए पढ़ने के लिए, अफ्रीका से कब लौट के आए, तो वो सब तक तो ठीक था अभी तक कि हाँ चलो ठीक है, इतनी कुछ मेजर बातें हमने देख ली। उनके कुछ जो आंदोलन है, क्या क्या है, कैसे हैं, वो भी हमने देख लिया, ठीक है, कि किस तरीके से कब भूख हड़ताल की, कब पहला सत्याग्रह हुआ। तो हमने मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें कि इतना हो जाएगा कवर ऑलमोस्ट। अब वो भाई ये कि मतलब किससे उनका अफेयर चल रहा था, कहाँ पे वो पढ़ रहे थे, उन्होंने अपना LKG 1KG जो भी है वो कहाँ पे कंप्लीट किया, उन्होंने कॉलेज अपना कहाँ पे कंप्लीट किया, उन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई कहाँ की, मतलब समझ सकते हैं ना लेवल आपकी कहाँ जा रहा है, ठीक है। और इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए आप लोग कि कहाँ तक आपको पढ़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं आप लोग। तो एक एक को बस तभी मैं कहती हूँ कि पढ़ने से बेटा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, जितना क्वेश्चन हो सकता है जहाँ से मिल सकते सब सॉल्व करिए, और फिर पढ़ेंगे, पढ़ते जाइए। लेकिन ये मत सोचिए कि जब हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो फिर 1-2 मंथ में टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, मतलब इससे क्या ही दिक्कत है, मतलब ठीक ठाक हो ही जाएगा। तो लक बाय चांस हो ही जाता है, बट
ठीक है, आप समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, थोड़ा ध्यान रखना आपको। सो बी केयरफुल। अब यहाँ पे इसको हमने देख लिया 2005 में। यहीं पे एक बात और नोट कर लीजिए कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था वो 2009 में आया था। इसको भी याद रखिएगा कि इस हालांकि इससे लेना देना नहीं, बट यहीं पे अब बात हो रही तो मैं बता दूं कि राइट टू एजुकेशन भी आया था, आर्टिकल 21A, ठीक है। ये 2009 में आपका आया था, याद रखना आपको। तो इसमें हमने देखा कि 2005 में जो अधिनियम है इसके तहत इसको लागू किया जाता है या कि स्थापित किया जाता है। और यहाँ पे हम बात करें कि सभी राज्यों ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की है। कहाँ पे? अपने अपने स्टेट पे, जितने भी स्टेट हैं। देन उसके बाद क्या हुआ कि राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है। ये कैसा निकाय है? तो ये हाई पावर्ड वाला है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, किसी पे इसका कोई वो नहीं है, मतलब ठीक है कि सेंटर का कोई दबाव है या कुछ ऐसा है। ये एक अपना स्वतंत्र निकाय होता है, जो इसमें क्या होता है कि दर्ज शिकायतों की जांच करता है, उनका निराकरण करता है और यह संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, जैसे कि आपका वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों, अपीलों की भी ये पूरी सुनवाई करता है। ये इसका काम हो गया। राज्य सूचना आयोग किस अधिनियम के तहत बनाया गया? इस अधिनियम के तहत बनाया गया। ये एक कैसा निकाय है? ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये कुछ मेजर बातें आपको इससे पता चली, राइट। अब आते हैं इसके जो हमारा है संरचना में। तो कंपोजिशन की बात करें, क्या क्या है इसमें, तो इसके कंपोजिशन में हम देखते हैं कि मतलब कैसे बनता है, कैसे बनता है कि मतलब कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखिए इस आयोग में क्या होता है, एक मुख्य आयुक्त होता है। देखो यार, इंग्लिश स्लाइड देख के ना परेशान बिल्कुल नहीं होना, मेरे पास माफ़ कीजिएगा, हिंदी में अभी स्लाइड नहीं आई है लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की, 5th एडिशन का है। और 5th एडिशन में भाई उसमें मतलब अपडेटेड चीज़ें नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, 6-7 इसमें जो हमारे अलग से लेसन ऐड हुए हैं, तो वो भी हमें देखना ज़रूरी है। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग ऐड हुई हैं, तो ये भी हमें पढ़नी ज़रूरी है। सो प्लीज़ आई एम सॉरी कि आप लोगों को यदि थोड़ा बहुत परेशानी हो, बट आप लोग एडजस्ट करें क्योंकि मैं पूरी की पूरी चीज़ें हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है। तो बस मेरे बोलने पे कंसंट्रेट करें और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पे भी ना देखें तो कोई बात नहीं, बस अपनी कॉपी में देखिए, जितना चीज़ें मैं बोल रही हूँ आप बस उतना छापते जाओ, मतलब लिखते जाइए आप लोग, वही आपके लिए काम देगा। हाँ, इंग्लिश हिंदी क्या ही रखा है यार, मतलब ठीक है, चीज़ें आपको अपडेटेड मिलनी चाहिए, सही मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। और मैं भरसक कोशिश कर रही हूँ कि आपको इससे दिक्कत ना हो, और फिर भी हो रही है तो वो फिर अब क्या ही है, आप ही की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब आप इसमें लिखेंगे संरचना, आपको पता है ना कैसे नोट्स बनाना है। संरचना लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। संरचना में सिर्फ आपको ये बनाए, आपने आपने लिख दिया, यहाँ पे एक हेड होता है, ठीक है, यानी कि एक आयुक्त होगा एवं सूचना आयुक्त होते हैं यहाँ पे, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयुक्त को मिला के जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पहली बात। इसके बाद क्या होगा कि इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो देखो, जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन था उसमें क्या था, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जानी थी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जानी थी। लेकिन क्या था कि प्रधानमंत्री के सलाह पर एक, मतलब प्रधानमंत्री के जो उसमें अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, वो उन्हें सलाह देगी और फिर जाके क्या होगा कि वो नियुक्ति करेंगे, कौन? राष्ट्रपति। सेम यही प्रोसेस है बेटा यहाँ पे भी, कि मुख्यमंत्री सर जी होंगे, यहाँ पे वो हेड होंगे, मतलब कि प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे मुख्यमंत्री जी। उसके बाद विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे, वहाँ पे लोकसभा के विपक्ष के नेता की बात की गई थी, राइट। तो याद रखना है आपको। और यहाँ पे क्या होगा, विपक्ष के जो नेता होंगे और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री भी होता है, जिसे मुख्यमंत्री नॉमिनेट करे, वो एक मंत्री होगा। और ये कुछ मिलके एक कमेटी बनाते हैं जो कि सिफारिश करते हैं, और उनकी सिफारिश पर राज्यपाल क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं करते हैं, ये सिफारिश जो बनाई गई, यानी कि जो कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी के द्वारा जो भी सिफारिशें की जाएंगी तो उन्हीं के आधार पर व्यक्ति का चयन होता। ठीक, तो इस बात को आप याद रखिएगा।
इस आयोग का जो अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले जो सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, यानी कि इसके आप क्वालिफिकेशन की बात करो थोड़ा बहुत, तो क्या होना चाहिए कि जो ये सदस्य बन रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको जो एक्सपीरियंस है थोड़ा लाल का होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन का मतलब है कि देखो इन्फॉर्मेशन के लिए है, लॉ से रिलेटेड चीज़ें ही हैं, तो उनको मतलब इतना तो अनुभव चीज़ों का होना चाहिए। जो इसका क्या बन रहा है, अध्यक्ष या सदस्य बन रहा है, तो सार्वजनिक जीवन का काफ़ी ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट सर्विस किया हो, उन्हें विधि का, किसका, आपको कानून का या लॉ का हम कहें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। देन उसके बाद विज्ञान एवं तकनीकी, दैट मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। यही सारी चीज़ें हमने सेंट्रल में भी देखी थी, कोई अलग से बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे इशू नहीं है। उसके बाद सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार का या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव उनके पास होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। देन उसके बाद होना चाहिए कि चलो ठीक है, कुछ सामाजिक लेवल पर भी उनको मतलब कि जो सोशल सर्विस होता है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत उनको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं बिल्कुल ही मतलब पूरा हो, बट हाँ ये है कि उन्हें ज्ञान होना चाहिए, या तो उन सेक्टरों में वो काम कर चुके हों, तो ये कुछ बातें होती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये पूरे इनका अनुभव होना चाहिए, ठीक है, काम वाम किए हों, तभी बताया गया पहले कि सार्वजनिक जीवन का इन्हें मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक अनुभव होना चाहिए। अब आते हैं आगे कि उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जो वो सदस्य बनेंगे ना, उन्हें संसद का यानी कि पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का क्या होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए, वरना काम बिगड़ जाएगा। इन सारे सेक्टरों से आ रहे हैं, पत्रकारिता से हो गया, सामाजिक सेवा प्रबंधन से हो गया, साइंस एंड टेक के एरिया से हो गया, जनसंचार या प्रशासन आदि, मतलब कहीं से भी आ रहे हैं वो मतलब वेलकम है। लेकिन वो किसी भी आप कह सकते हो कि राजनीतिक पार्टियां से ना ज्वाइन किए हों ना हो, तो ही उनके लिए फायदेमंद है, वरना एक शब्दों दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कोई राजनेता नहीं आ सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें लिखा नहीं तो हम ऐसे वर्डों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसमें साफ साफ कहने का मतलब भी है कि संसद का या राज्य विधानमंडल का जो सदस्य नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद भी धारण ना करते हों, तथा वे कोई लाभ या मतलब कि लाभ का या व्यापार या उद्यम भी ना करते हों। ये कुछ उनके लिए बातें हैं, तो आपको याद रखनी है किस किस एरिया से आएंगे, कैसे कैसे क्या क्या है। एंड देखिए थोड़ा बहुत तो दिमाग आप लोग भी लगा लिया करो कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। एंड हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, उनमें भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे आ सकता है। यदि हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन आयोग के बारे में, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा हमें कि किस लेवल के आदमियों की यहाँ पे ज़रूरत होनी है, ठीक है। वहाँ की तो मंत्री पद पढ़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पढ़ रहे हैं, विधानसभा, राज्यसभा, तो पंचायत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो दिमाग चलेगा ही ना, खोपड़ियाँ चलेगी कि भैया यहाँ पे तो राजनेताओं के बिना काम नहीं होने वाला। लेकिन अब कुछ ये जो ऐसे आयोग है ना, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते हो, जितने भी ये नेता होते हैं ना, सॉरी नेता होते हैं, तो इनका काम क्या होता है कि यदि ये जो आयोग होते हैं, कमीशंस होती हैं, अभी हमने देखा कि इनकी सिफारिश करते हैं, भैया ये रईस आदमी होते हैं, इनका दिमाग खुद का तो लगाना नहीं है, इनके पास खुद की उतनी पावर भी नहीं दी जाती कि आप दिमाग का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है, कि हमारे राष्ट्रपति महोदय को मैडम ऐसा बोल रही हैं। मैं नहीं बोल रही, किताब में ऐसा लिखा गया, संविधान में ही हमारा ऐसा लिखा गया, क्या ही करें, अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब हम बेचारे क्या करें, ठीक है, मेरी गलती नहीं है, देखो प्यार से सुनिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कमीशंस बनाए जाते हैं, अभी हमने देखा कमेटी का गठन किया गया, क्यों, क्योंकि राज्यपाल को एक मेंबर नियुक्त करना था। भाई यार, राज्यपाल ने शपथ दिला दिया, उसे कह दिया, उसके पत्र पे सिग्नेचर कर दिया, कमेटी जो जिस व्यक्ति की सिफारिश की थी। एंड चॉइस राज्यपाल जी के पास ऐसी, राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि आप उसे मतलब ठीक है एक बार लौटा दो। हमने बिलों के बारे में देखा कि वो एक ही बार लौटा सकते हैं, दोबारा तो ना ही लौटा, मतलब ठीक ही है, आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही है कि कमेटी ने जिसको बंदे को सिफारिश की, उसी से क्या होगा कि उन्हें उसी को ही नियुक्त करना पड़ेगा। तो नियुक्ति तो राज्यपाल जी करते हैं, लेकिन अपने विवेक से नहीं कर पाएंगे वो,
उनके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनाएगी जो कि सिफारिश करेगी। तो यहाँ पे ये जितने भी हमारे आयोग बन रहे हैं, इससे मतलब आपको क्या लगता है कि आयोग बन रहे हैं, सदस्यों की नियुक्ति हो रही है, मतलब बैठ के वहां पे वो मक्खी मार रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, ये आयोग है जो हमारे जितने भी लीडर होते हैं, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्ट्री जितनी भी हो, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, ये जितना भी ना उड़ते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, इनको ज्ञान देने वाला हर एरिया पे जो कमीशंस बनाए जाते हैं, यही लोग ज्ञान देते हैं। किसी भी एरिया में, अनुसूचित जाति के क्षेत्र में आपको ट्राइबल एरिया में कुछ करना है या आपको शेड्यूल कास्ट एरिया में कुछ करना है, तो यही कमेटियां जो हैं सिफारिश करती हैं राष्ट्रपति को। हमने पढ़ा कि ये सारी जो होती है ना, कि एक सलाहकार समिति होती है, सिर्फ सलाह देने वाली होती, तो यही सारी पूरा जांच पड़ताल करके सब कुछ उसका ब्यौरा निकाल के वहाँ पे सिफारिशें अपनी पेश करेंगी कि ऐसा ऐसा सुधार करना यहाँ पे इस सेक्टर पे जरूरी है। और फिर वहाँ पे पार्लियामेंट के या हमारे लेजिस्लेचर यानी कि जो विधानमंडल के जितने भी मेंबर्स होंगे, वो अपना पूरा राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय अपने अपने सदन में ले जाके रखते हैं। देखो, राष्ट्रपति होगा तो संसद में रखेगा, राज्यपाल होंगे विधानमंडल में, जिस तरह मतलब राज्य में विधानसभा विधान परिषद है, दोनों मिलके करेंगे, जहाँ पे नहीं है विधानसभा ही करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का काम होता है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे सोच विचार करके कानून बनाया जाता है। तो इनका ऐसा कुछ मेन रोल होता नहीं है कि ये नेता लोग ही सारा काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का काम होता है। तभी मतलब ठीक ठाक है, मतलब कोई क्वालिफिकेशन नहीं है लीडर बनने के लिए। आपको यदि जानकारी हो तो प्लीज़ बताइएगा हमें। वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसकी एज इतनी हो चुकी हो, पागल दिवालिया ना हो, तो 1.5 साल मतलब ये ठीक है, कितना होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये नहीं वो पढ़ा लिखा हो, वो एमए पास होना चाहिए, एलएलबी किया होना चाहिए, पीएचडी इस सब्जेक्ट से किया होना चाहिए, और उस बंदे को हम क्या करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे या स्टेट का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको खैर पता हो तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, बट मैंने तो अभी तक नहीं देखा। और ऐसा नहीं है का मतलब आपको पता ही है कि कोई चीज़ें जब आदमी समझ नहीं रहा, जान नहीं रहा, वो कैसे इतनी बड़ी बड़ी टेंगे पीट रहे हैं, तो कैसे उनके पीछे यही सब काम कर रहे हैं, वो पीछे वाले ही काम कर रहे हैं जो आयोग बनाए जा रहे हैं, चाहे संवैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक हो, इनका ही ये काम होता है। आई होप कि अब आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि इनका क्या रोल है, और क्या मतलब थोड़ा सा अब ये दिमाग लगाएंगे कि जब भी हम कमीशंस वगैरह की बात करेंगे तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि राजनेता तो बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं हो सकता वो, उससे मतलब तकल्लुफ ना रखेगा, वो कभी भी पढ़ा लिखा ही इंसान होगा, किसी भी एरिया पे किसी भी फील्ड पे उसे अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, उनके लिए क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्राइटेरिया उनका रखा ही जाना है, चाहे आप निर्वाचन आयोग से लेके किसी भी पोस्ट का या किसी भी आयोग के हेड या अन्य जो होते हैं उनकी बात कर लें। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे जब है कि मतलब उनको क्या किया जाता है कि चुन तो लिया गया, लेकिन उनका कार्यकाल और सेवा शर्तों की भी यहीं पे बात कर लेते हैं, लगे हाथ क्या दिक्कत है। तो सेवा शर्तों की बात करें या उनके कार्यकाल की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है कि जो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु, राज्य सरकार की बात की जा रही है, ठीक है, लेकिन ये किसके द्वारा निर्धारित की, राज्य सरकार द्वारा नहीं, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा गया है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इनका क्या किया जाएगा, टाइम पीरियड निर्धारित किया जाएगा, या तो 65 वर्ष की आयु दी गई है। अब आप समझ रहे हैं ना क्या है ये, कि यहाँ पे सेंट्रल वाले में भी नहीं किया गया था पहला कि 3 साल 4 साल 5 साल कब तक ये रहेंगे, ना तो स्टेट वाले में किया गया है। इनमें ये बताया गया है कि भाई साहब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रख दे, चाहे तो 4 साल के लिए रख दे, चाहे 5 साल के लिए, उस पर डिपेंड करेगा, तो वो जितना करेगी उतना। और उसके बाद हाँ, एज लिमिट रखी गई यहाँ पे कि 65 वर्ष तक ही रह सकते हो मिनिमम, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना है, इधर वाला ना याद रखना है, ये याद रखना है कि भले ही राज्य सरकार का है, बट यहाँ पे कौन पद के लिए जो कार्य यानी कि टेन्योर है कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, राइट। अब आते हैं आगे कि इसमें उन्हें पुनर्नियुक्ति की
पात्रता नहीं होती है। पुनर्नियुक्ति का मतलब कि वो कोई सरकारी जॉब करें, डजेंट मैटर, बट इस पोस्ट में अब पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते हैं जहाँ पे एक बार नियुक्त हो चुके हैं, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का वो हेड बन चुके हैं या अन्य मेंबर्स बन चुके हैं, तो अब इसके बाद वो इस का तो सदस्य ना बन पाएंगे। बाकी तो बनना चाहें तो बन ही सकते हैं। अब आता है कि राज्यपाल क्या करता है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को निम्न प्रकार से उनके पद से हटा देगा। यहाँ पे एक बात है जो कि आपको याद रखना है कि नियुक्ति भी कौन कर रहा है, राज्यपाल ही कर रहे हैं हमारे, और इसे हटा भी कौन रहा है, तो इसे जो हमारे गवर्नर है उसे हटाएंगे भी। तो ये याद रखना हमें, ठीक है। किस कंडीशन पे हटाएंगे, तो जो सबके लिए होती भैया इनके लिए कौन सी अलग होगी, कौन सा रॉकेट साइंस छोड़ा जाएगा, वही सेम है कि वो मतलब दिवालिया नहीं हो गया हो, या उन्हें संवैधानिक या नैतिक रूप से उन्हें चरित्रहीन घोषित कर दिया गया हो, उस अपराध में ये क्या होंगे, दोषी पाए जाएंगे तो हटा दिए जाएंगे। उसके बाद ये कार्यकाल के दौरान किसी सोचे कि इसमें से तो हमारा हो नहीं रहा गुजारा, तो कुछ और इधर उधर मार लेते हैं हाथ पैर, क्या दिक्कत है। तो कुछ ऐसे काम में यदि लिप्त हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान वो क्या कर रहे हैं, किसी अन्य लाभ के पद पर भी कार्य कर रहे हैं, तो बाइज्जत उन्हें प्यार से हटा दिया जाएगा कि भैया आप उसी पे काम कर लो, यहाँ पे क्यों आके आप फालतू का मेहनत कर रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो उन्हें प्यार से हटा दिया जाएगा। उसके बाद यदि वे क्या करें कि शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो भी उन्हें हटा दिया जाएगा, और वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उनका कार्य निष्पक्षता प्रभावित होती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही है कि किसी लाभ के पद पे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो कि ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन ये जो मेन काम है उसके लिए आप कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इस चक्कर में भी उन्हें अपने पद से हाथ धो लेना पड़ता है। तो ये कुछ इसकी मेजर बातें हैं जो कि हमने देखी। इसकी शक्तियाँ हैं, ठीक है, उसको हम लोग कल कवर करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। कुछ इसके लिए जो फिर से एक्ट यहाँ पे 2019 में अभी आया है, देखो मैंने तभी बताया ना कि 5th एडिशन में आपको ये अपडेट नहीं मिलेगा, ये जो हमें लास्ट में नया नया मिलता है ना मसाला, वो नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज़ आप लोग इसे थोड़ा सा मैनेज करिए। इंग्लिश हिंदी में कुछ नहीं रखा है, आप लोगों के लिए ही बेटर होगा, और ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, कोई बहुत बड़ा ये ऐसा ये नहीं है कि मतलब हम इसे देख भी नहीं सकते, इतनी नफरत है हमें इंग्लिश से, तो या कि इतना मतलब कुछ भी है। देखो जिससे डरोगे वो आपको डराएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना एक शेर को कुत्ता भी डरा सकता है अपनी पे आ जाए तो जब तक डरोगे तभी तक चीज़ें आपको डराती पीछे ही पड़ जाओ ना कि भैया इंग्लिश आती नहीं तो आने लगेगी, क्या ही दिक्कत है, पढ़ते पढ़ते ही आने लगती हैं सारी चीज़ें। तो बस आप देखते रहो ना, देखते देखते ही आने लगेगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बस दिखाते ही रहो, और दिखाते दिखाते जिनको नहीं आ रही, जिनको आ रहे उनके लिए तो खैर ये कुछ ही नहीं है, बट जिनको नहीं आ रही उनके लिए देखना ही काफ़ी है। और देखो देखने का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बहुत ही मतलब एंटरटेनमेंट वाली बात है, थोड़ा सा सुन लीजिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ था गवर्नमेंट स्कूल में, जब हम लोग पढ़ रहे थे, अब उस स्कूल में क्या हुआ कि मतलब 5th क्लास में थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे मतलब मेरी दीदी पढ़ रही थी उस टाइम पे क्या था, 5th क्लास बोर्ड एग्जाम होता था, ठीक है, जैसे 10th और 12th का होता है। यहाँ पे क्या किया गया कि टीचर ने क्या बोला, गवर्नमेंट स्कूल का तो रवैया पता ही है, जब आज इतना घटिया तो पहले तो और ही घटिया था। वहाँ पे क्या किए उन्होंने कि जब एग्ज़ाम का टाइम आया, तो जब घर में बोले कि पढ़ा करो तो स्कूल में जाके बोले होंगे, तो वहाँ के टीचर बोलते कि बेटा ऐसा करो तुम सप्लीमेंट्री भी आ जाओगे ना तो पास हो जाओगे। अब हमारी दीदी लोग खुश कि भैया सर ने तो आज ऐसा बोला है कि, तो गुरुजी बोलते थे पहले, बोले गुरुजी ने ऐसा बोला, घर में आके बताई पापा से कि उन्होंने बोला, जब बोले पढ़ लो तो बोले कि सप्लीमेंट्री में आ जाओगे ना तो पास हो जाओगे, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मतलब अब समझ सकते हो आप कि उनको कितनी, अब उनको क्या ही पता था कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो इस तरीके के भी कुछ हमारे यहाँ पे होते हैं। तो जो मैंने आपको कहा कि देख के आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, इंग्लिश बनने लगेगा, तो ये वैसा वाला ही कुछ था। तो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिएगा कि बेटा सप्लीमेंट्री भी आ जाओगे तो पास ही माने जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखने से बस काम नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है कि आपको उससे दूर नहीं भागना चाहिए। जितना दूर भागोगे, उतना आपको दौड़ाएगा वो। पलट के एक बार सामने से नहीं देखो तो, उसकी भी क्या औकात है जो आपको फिर से देख ले।
तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखा करिए और इनमें ये मतलब छोटे मतलब ऐसे वाले कमेंट मत किया करिए कि देख के दुःख हो कि मतलब इंग्लिश स्लाइड पढ़ा रही हैं मैडम, हमारे समझ में नहीं आ रहा। समझिए ना, हम समझा रहे हैं, आप समझाने के लिए बैठे, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए आप। वैसे भी मैं इंग्लिश का बहुत ही कम शब्द इस्तेमाल करती हूँ। बस आपकी जो चीज़ें अपडेटेड है, मैं उनके लिए इंग्लिश स्लाइड खोलती हूँ, तो इसलिए आपको तो खैर परेशान होना ही नहीं चाहिए। तो मिलते हैं फिर और इसके जो अभी शर्तें सख्तियाँ हैं उनको हम बात करेंगे कि किस तरीके की हैं और कैसे-कैसे यहाँ पे इनके पास जो पावर्स मिली हुई है, क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी भी आयोग में ना जो ज़रूरी होता है, तो एक तो होता है कि वो मतलब किस अधिनियम के द्वारा पारित हुई, कैसा आयोग है, कब फॉर्मेशन हुआ। देन उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उनके सदस्य एंड उसके बाद भी कि जो अब मतलब ठीक-ठाक अब स्टेट लेवल का पूछा जाएगा, इनके कार्य क्या इनके पास शक्तियाँ क्या-क्या हैं, मेन एम क्या था, इनके पास पावर्स क्या-क्या हैं? क्वेश्चन तो यहाँ पे टिकाता है अपना, ठीक है? तो याद रखिएगा, फिर मिलते हैं और विश यू ऑल द बेस्ट। बस याद करते रहिए और रिवीजन अपना ना प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के करते रहिए। एग्ज़ाम्स अब अप्रैल से स्टार्ट होंगे। आपने जो भी फॉर्म्स वगैरह अप्लाई किए होंगे, तो उसके लिए भी आप सभी को ऑल द बेस्ट। बस पढ़ते रहिए।